बाजार में मार्केट में जो रसगुल्ला बेचने वाला आदमी होता है ना, स्पॉन्ज, क्योंकि स्पॉन्ज को तो पानी में डुबा कर रखा जाता है, पानी मतलब पाग में, चीनी के पाग में डुबा कर रखा जाता है। तो जो स्पंज काफ़ी पचक ढचक जाता है ना, तो उसको डाल देता है पानी में ताकि वो रस खींच ले, अन्यथा वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा मोटा दिखाई दे, ताकि ग्राहक इससे अट्रैक्टिव होकर खरीदेंगे। समझ रहे? तो प्रकाश का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ये आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रकाश का परावर्तन या जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था उसमें सभी चीज़ें आपको बता दिया था, दर्पण से संबंधित सभी चीज़ें। और आज की इस वीडियो में केवल हम रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। आखिर रिफ्रैक्शन क्या होता है? दोस्तों, आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि जब हम जल के अंदर अपने हाथ को डुबाते हैं ना, तो ये हमारा हाथ जो है ना, ये बेंड होता हुआ दिखाई देता है, मतलब मुड़ा सा लगता है, टूट सा गया है। या कभी अपने स्वच्छ जल में या कभी स्विमिंग पूल में अपने पैरों को डाला होगा तो उस समय आपके पैर काफ़ी बेंड होते हुए दिखाई दिए होंगे। या ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं कि जब अपने रसगुल्ले के दुकान पर गया होगा ना, तो रसगुल्ला काफ़ी छोटा छोटा होता है, लेकिन वो चीनी के पाक में डूबे होने के कारण वो काफ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देता है और हम उसको खरीदने की चेष्टा करते हैं, परंतु उस धोखा एक तरह से आप उस धोखा से बचिएगा। होता क्या है इसमें कि जो रसगुल्ला का मालिक होता है ना, रसगुल्ले की दुकान का मालिक, वो मालिक ज़्यादा दिन का रसगुल्ला हो जाता है या स्पॉन्ज जब हो जाता है तो उसको चीनी के पाक में डाल देता है, ताकि ग्राहक आएगा ना तो उसको देखेगा तो कहेगा वाह, ये तो दुकान में बहुत बड़ा बड़ा स्पॉन्ज या रसगुल्ला बन रहा है। लेकिन वहाँ पर वो दिमाग लगा है किसका? अपवर्तन का। वो हम सभी चीज़ें, वो सभी घटनाएं का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते ताकि अध्ययन करने में काफ़ी आसान सुविधाएं मिलेंगी हमको। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि जब प्रकाश को एक ही माध्यम में हम भेजते हैं, यहाँ माध्यम का मतलब होता है कि माध्यम वह कारक है, ठीक है, जो प्रकाश को आने जाने के लिए स्पेस या जगह देता हो, उसको माध्यम कहते हैं। जैसे हवा हो जाएगा, जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे माध्यम होते हैं जो प्रकाश को आने जाने देने के लिए रास्ते देते हैं, मार्ग देते हैं, तो ये माध्यम होते हैं। तो क्या अगर हम एक माध्यम में प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो उसमें क्या चेंज होगा, क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों, अगर एक माध्यम में हम उसको भेजेंगे, जैसे पानी हो गया या हवा हो गया, तो वैसी परिस्थिति में वो जो प्रकाश की किरण होगी वो सीधी गमन करेगी, कहीं टेढ़ नहीं होगा। परंतु जब हम दो माध्यम का यूज करेंगे तो दो माध्यम के कंडीशन में प्रकाश जो है ना, ये अपने टारगेट से बिछड़ जाता है, मतलब सीधा जाएगा, परंतु एक माध्यम में सीधा जाएगा, दूसरे माध्यम में जैसे क्रॉस करेगा तो दूसरे माध्यम में क्रॉस करने के बाद वो अपने पथ से, यानी जो उसका रास्ता है, यानी वो जो मेन उसका वो टारगेट है, वो अपने टारगेट से क्या हो जाता है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो इस घटना को वैज्ञानिकों ने दिमाग लगा कर कह दिया कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, मतलब हम यूँ जा रहे हैं और थोड़ा सा घसक के फिर चल जाएंगे ना, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए कितना दिमाग लगाया था। सोचिए हम भी इसमें कुछ इंक्लूजन निकाल दें तो हम भी क्या हो जाएंगे, वैज्ञानिक हो जाएंगे। तो प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या बोल देते हैं? प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और हमने ये चीज़ें सीधा सीधा लाइन में लिखा हुआ है, प्रकाश की किरण एक माध्यम में सीधी रेखा में चलती है, मतलब एक माध्यम होगा, चाहे वो हवा हो वैसी परिस्थिति में वो सीधा चलेगा, चाहे वो पानी हो वैसी परिस्थिति में वो सीधा चलेगा, ठीक है, या अन्य कोई माध्यम हो। तो एक माध्यम होगा तो वो सीधा चलेगा, अगर दो आएगा तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा। यहाँ पे हमने वो भी चीज़ लिखा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो क्या होगा, वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा। अब विचलित होगा तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब सीधा सीधा आपके सामने एक उदाहरण हम पेश करते हैं। देखिएगा, हमने छोटा सा कांच का ग्लास बनाया है जिसके अंदर वाटर को भर दिया है, ठीक है। इस वाटर के अंदर एक पेंसिल को डाला है, पेंसिल। इस पेंसिल का जो निचला सिरा है ना, ये निचला सिरा ये थोड़ा सा बेंड होता हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि इस ग्लास के ऊपर तो वायु था, एक माध्यम हो गया, और ग्लास के अंदर जो ये वाला ईका है, जल है, मतलब यहाँ से ना प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, यानी जब वायु से जल माध्यम में गया, तो वैसी परिस्थिति में अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये बेंड हो जाता है। और यही बेंड होने के कारण इसका थोड़ा सा जो परछाई है या इसका जो प्रतिरूप है या इसका जो अपरूप है, ये थोड़ा सा बेंड होते दिखाई देता है, जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और ये काम आप घर पे भी कर सकते हैं। अब भी आप गिलास लीजिए कांच का, उसमें पानी भरकर अपना हाथ या उंगली या कोई अन्य कलम या कोई ऐसा मार्कर लगा के देख लीजिए, तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसमें दिया है, हालांकि और वो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। जैसे मान लीजिए पेंसिल नहीं हो, ठीक है, तो उस पेंसिल के जगह पर आप उसी कांच के ग्लास में जिसमें पानी भरे थे, उसी कांच के ग्लास में एक सिक्का को डाल सकते हैं। सिक्का
सिक्का 10 का कॉइन्स जो होता है या 5 का कोई भी एक सिक्का डाल सकते हैं। तो सिक्का अगर आप डालिएगा ना तो सिक्का जो होता है ये देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यानी पहले ऊपर वायु था और नीचे जल है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब ये सिक्का जाएगा ना तो इस सिक्के के अपरूप जो है ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, मतलब लगेगा कि ये सिक्का थोड़ा मोटा गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। हमने पहले शुरुआती में आपको एक एग्जाम्पल बताया कि अगर बाजार में मार्केट में जो रसगुल्ला बेचने वाला आदमी होता है ना, स्पॉन्ज, क्योंकि स्पॉन्ज को तो पानी में डुबा कर रखा जाता है, पानी मतलब पाग में, चीनी के पाग में डुबा कर रखा जाता है। तो जो स्पंज काफ़ी पचक ढचक जाता है ना तो उसको डाल देता है पानी में ताकि वो रस खींच ले, अन्यथा वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा मोटा दिखाई दे ताकि ग्राहक इससे अट्रैक्टिव होकर खरीदेंगे, समझ रहे। तो हालांकि वो वास्तविक रूप से पुचका उचका होता है, ठीक है, लेकिन वो गोलाई नहीं होता है, ज़्यादा फूला सा नहीं रहता है। तो यहाँ भी प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, समझ रहे। ये आपने बहुत बार देखा होगा ना कि जब पूरा स्वच्छ जल में मछली जब तैर रही होती है मछली, तो मछली काफ़ी मोटी सी दिखाई देती है, लेकिन शिकार करने के बाद उका दिखती है पतली सी। तो यहाँ भी प्रकाश का अपवर्तन ही तो हो रहा है। तो यही सब खोज कर एक टॉपिक दे दिए गए चैप्टर प्रकाश का, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन रखा गया। और हमने सीधा सीधा यहाँ पर लिखा भी है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कितना सीधा सीधा परिभाषा इसका दिया गया है। सपोज डेट कि अगर आपने अपना टारगेट बना लिया कि हमको बीपीएससी क्लियर करना है, बीपीएससी, ठीक है, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, और ऐसी परिस्थिति में उसके लिए टारगेट बना दिए है और आगे जाने के बाद आपका मुंडे बदल गया कि नहीं बीपीएससी नहीं, हमको बीएसएससी करना है, चाहे से यूपीएससी करना है, तो आप अपने पथ से विचलित हो रहे हैं। तो इसी घटना को इसमें फिजिक्स में प्रकाश की दृष्टि से बोल दिया जाता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। कितना सिंपल सा ये डेफिनेशन है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको दैनिक जीवन में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, आखिर प्रकाश की स्पीड कितनी होनी चाहिए? क्या अगर एक माध्यम की बात करें तो सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल लगभग सेम होगी कि अलग अलग होगा? तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पे प्रकाश के स्पीड की, तो वो माध्यम जब चेंज होगा, मतलब अगर उसका मीडियम चेंज होगा, मतलब प्रकाश के गमन करने के जो रास्ते चेंज होंगे तो उनका स्पीड भी चेंज होगा। कहने का मतलब है कि सपोज डेट कि आपको एक बार भीड़ में दौड़ा रहे हैं, ठीक है, एक बार फाका में दौड़ा रहा है जहाँ आदमी कोई है नहीं, तो भीड़ में दौड़िएगा तो दौड़ने के बाद कुछ देर रुकिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, फिर रुकिएगा, फिर दौड़िएगा, भागिएगा, है ना। लेकिन जहाँ पे खुला एरिया हो वहाँ तो आप एकदम 80 के स्पीड से भाग सकते हैं। तो यहीं पे थोड़ा सा एथी हो जाता है कि अगर प्रकाश का जो माध्यम है ना, ये अगर विरल हो, विरल कहने का मतलब समझ रहे हैं, विरल का मतलब कि ज़्यादा घाना नहीं हो, मतलब दूर दूर उसमें पार्टिकल्स हो या नहीं हो किसी माध्यम में मतलब प्रकाश जिस माध्यम में चलने वाला है या जिस रास्ते से गुजरने वाला है, उस रास्ते में अगर कोई उसके रुकावट के लिए कोई मतलब बाध्य कर रहा है, तो वैसी स्थिति में प्रकाश का जो चाल होगा ये काफ़ी कम हो जाएगा। परंतु अगर उस माध्यम में जहाँ से प्रकाश गमन करने वाला हो, उस माध्यम में प्रकाश के लिए कोई रोकने का, कोई अवरोध करने का मतलब नहीं सोचे या नहीं है, तो वैसे स्थिति में प्रकाश का जो स्पीड होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जब प्रकाश को रोकने के लिए कोई नहीं आता तो उसको बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल। जबकि प्रकाश को रोकने के लिए कोई जब आता है ना तो उसको बोलते हैं सघन माध्यम। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि निर्वात, शून्य, निर्वात या शून्य या मुक्त, ये तीनों सेम वर्ड होता है। यहाँ शून्य, निर्वात या मुक्त का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब एक ऐसा माध्यम जहाँ पे ना तो वायु है, ना तो कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स है, या ना कोई वहाँ पे प्रकाश को रोकने के लिए कोई अन्य जगह हो या कोई अन्य वस्तु हो। तो वैसे स्थिति को या वैसे क्षेत्र को हम निर्वात या शून्य या मुक्त कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, मतलब जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो। सर क्या कहा आपने? हमको तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह से भी होता है। तो रियलिटी में ऐसा होता है कि जहाँ पे प्रकाश को रोकने के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं हो, ठीक है, मतलब कोई कण भी नहीं हो, वायु भी नहीं हो, तो वैसे स्थिति में प्रकाश को रोकने के लिए कोई अन्य जगह नहीं, कोई अन्य कारक नहीं हो, तो प्रकाश काफ़ी स्पीड से भागता है और भागने के कारण इसका निर्वात में चाल हो जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यकीन कीजिए कि 1 सेकंड में ये 3 लाख दूरी तय करता है, समझ रहे, 3 लाख दूरी। जबकि जेट वायुयान जो होता है ना, ये लगभग 1 घंटा में 70 किलोमीटर दूरी तय करता है, मतलब उससे एक्स्ट्रा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन प्रकाश 1 सेकंड में, आप एक बार पलक झपकाएंगे तब तक प्रकाश 3 लाख की दूरी तय कर चुका होगा, समझ रहे हैं। मतलब सबसे अधिक अगर प्रकाश की चाल होती है तो निर्वात में होती है। आपसे 1 नंबर ये क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको उसको कोच दीजिएगा, ठीक है। ये दूसरा है पानी में प्रकाश की चाल।
तो दोस्तों पानी में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में प्रकाश पानी के अंदर कितना दूरी तय करता है, तो 2,25,000 किलोमीटर। ठीक है, देखिए कितना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कांच की बात करें तो कांच के अंदर प्रकाश की चाल कितना होता है, तो ये होता है 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड कांच। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम तुलना करके देखते हैं कांच और इसमें, किसमें, कांच और पानी में। तो हम देख रहे हैं कि कांच में प्रकाश की चाल पानी की तुलना में क्या है, कम है ना जी। और सबसे ज़्यादा किस में है, कांच में है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कांच का जो घनत्व है ना, डेंसिटी, वो काफ़ी अधिक होता है कांच में। ठीक है, तो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण प्रकाश को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से ये काफ़ी स्लो जाएगा, स्लो। ठीक है, जबकि पानी ज़्यादा घना नहीं होता है, ये विरल होता है। तो विरल होने के कारण इसकी स्पीड इतना ज़्यादा होता है ना कि उसमें पानी के अंदर कोई पार्टिकल्स प्रकाश को रोक नहीं पाता है, और इतना स्पीड भागता है कि 1 सेकंड में 2,25,000 किलोमीटर दूरी तय कर पाता है। तो ये घटना आपने समझा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जिस पे आपको हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, यहाँ तक कि तारों का टिमटिमाना भी क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। आने वाले समय में इसकी पूरी घटना को अच्छे से समझेंगे कि तारे काहे टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तो टिमटिमाते हैं। लेकिन जब आपसे लॉन्ग प्रश्न में पूछ लिया जाएगा तो कैसे लिखिएगा, उसके लिए भी बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं, और आने वाले समय में इसके अगले पार्ट को हम अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, कैसा है आपको वीडियो लगा, कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा।